हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपकी मनपसंद बात करने वाला हूं। अब दोस्तों मनपसंद बात क्या है एक हस्बैंड के लिए अगर उसको ये पता चल जाए कि उसको मेंटेनेंस नहीं देना है। अब दोस्तों लीगल तौर पे कानून ये है कि यदि आपकी पत्नी और बच्चे हैं तो आप लायबल हो उनको मेंटेनेंस देने के लिए। ये बात पूरी तरह से पुख्ता भी है और सही भी है, क्योंकि यदि आपने शादी की है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है अपनी पत्नी के और अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए, और इसी वजह से कानून बनाया भी गया है ताकि कोई भी पति अपनी पत्नी को बेवजह अगर घर से निकाल देता है तो कम से कम वो अपनी लाइफ को चला सके, अपने बच्चे की शिक्षा कर सके, उसको उसका लालन पालन कर सके, उसको बड़ा कर सके। अब दोस्तों यहां तक तो ठीक है, लेकिन आज के परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कि वाइफ ने हस्बैंड से शादी करी और पत्नी केवल 1 महीने के बाद ही अपने मायके में चली गई, कुछ मामलों में केवल 10 दिन के बाद ही अपने मायके में चली गई, कुछ मामलों में केवल 2 दिन के बाद ही अपने मायके में चली गई, और ऐसे भी मामले आ रहे हैं जिसमें केवल कुछ घंटों में ही पत्नी अपने मायके में चली गई। अब मायके में जाने के बाद वो क्लेम करती है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए या 30 लाख रुपए चाहिए, तो आप इसे कितना न्यायोचित कह सकते हैं। और कुछ मामलों में तो यहां तक होता है कि दोनों के बीच में रिलेशन तक नहीं बने होते, लेकिन वाइफ अपने मायके में जाकर के बोलती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए तभी मैं आपको डाइवोर्स दूंगी। तो ऐसे में पति प्रताड़ित होने लगता है, उसके परिवार वाले प्रताड़ित होने लगते हैं, और उसको लगता है कि यार मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं, उसके बाद मैं इतना पैसा कमाता हूं और ये सारे पैसे में से इतनी बड़ी अमाउंट उसको अननेसेसरी चली जाती है जिसके साथ मेरा आज तक रिलेशन भी नहीं बना है, जो मेरे घर पे कभी रही नहीं है, मुश्किल से 1 महीने में भी 10 दिन वो मेरे घर पे रही है और उसमें भी उसने क्रूअल्टी करी है, तो ऐसे केस में मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, ये हस्बैंड को लगता है। तो दोस्तों ऐसे में ऐसे पतियों को यदि ऐसी खबर मिल जाए कि 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस बंद कर दिया गया पत्नी का, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये गुड न्यूज होगी। लेकिन दोस्तों खुश होने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि पूरा मामला क्या था, तभी हमारी खुशी बरकरार रह सकती है अगर हमारा मामला सेम हो तो, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे कि आप सब लोग भी जानते हैं कि मेंटेनेंस जनरली कोर्ट्स लगाती ही हैं, कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ता है। और यहां तक कि भी देखा गया है बहुत सारे मामलों में जहां पर वाइफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, लेकिन वो कहती है मैं आज के समय पे कमा नहीं सकती हूं, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, और उसके बावजूद भी पति को मेंटेनेंस देना पड़ता है, भले ही पति की क्वालिफिकेशन पत्नी की क्वालिफिकेशन से कम हो। तो इसलिए दोस्तों जो एक कानून है इसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है मेरे राय से। यदि देखिए पति की गलती है और पति ने अपनी पत्नी को जबरदस्ती घर से निकाल दिया है या वो उसका लालन पालन नहीं कर रहा है, तो उसका पूरा राइट है, उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए और ऐसे पति को सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन यदि मामला इसके उल्टा है कि यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों का पूरा ख्याल रख रहा है, उनको अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन वो बिना वजह बिना किसी उचित कारण अपने मायके में जाकर के रहने लगती है और मेंटेनेंस की मांग करती है, तो ऐसे में ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर कानून में बदलाव की जरूरत है। क्योंकि ऐसे में कई सारे लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर अपनी नौकरियां छोड़ दे रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि मैं इतना काम करता हूं, पूरी रात दिन पिलता हूं और उसके बाद जो पैसा आता है उसमें से एक ह्यूज अमाउंट वहां चली जाती है। तो ऐसे पति अपनी नौकरी तक छोड़ दे रहे हैं कि नहीं, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। तो हमारा पूरा देश और हमारे देश की जो फैमिलीज हैं ये जिस नरक में जा रही हैं, इससे बचाने के लिए ये जरूरी है कि अब समय के अनुसार इन कानूनों में भी बदलाव हो। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस प्रकार के निर्णय मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं, इस प्रकार की केस स्टडी में आप लोगों के लिए रेगुलर लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं मामला क्या था। यहां पर दोस्तों पत्नी ने सबसे पहले डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी और कोर्ट ने उसका डाइवोर्स ग्रांट भी कर दिया, यानी उसको डाइवोर्स की डिग्री दे दी गई, और साथ ही साथ इस डाइवोर्स में उसने सेक्शन 25 के अंतर्गत अपनी परमानेंट एलिमनी के लिए भी क्लेम किया था। ये परमानेंट एलिमनी भी उसको ग्रांट कर दी गई। पैरेलली उसने 125 सीआरपीसी का एक केस डाला था जिसे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, जिसकी रिवीजन में वो माननीय हाई कोर्ट गई और ये रिवीजन हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य बिंदु यह था कि यदि पत्नी अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट परमानेंट एलिमनी ले चुकी है, तो क्या इसके बाद उसका 125 सीआरपीसी का मुकदमा अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे नियम कायदों को देखते हुए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के सबसेक्शन 2 को पूरा पढ़ते हुए यह फैसला लिया कि ऐसे में जो सेक्शन 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस है वो सेक्शन 25 के सबसेक्शन 2 में ही समाहित माना जाएगा, यानी कि पत्नी की 125 सीआरपीसी की पिटीशन को अलाउ नहीं किया। तो दोस्तों इस प्रकार से भी होता है, कई बार पत्नी एक जगह मेंटेनेंस ले लेती है, दूसरा मामला भी चल रहा होता है। आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा जहां 125 सीआरपीसी भी चल रहा होगा, डीवी एक्ट भी चल रहा होगा।
कई जगह ऐसा होता है 125 सीआरपीसी भी चल रहा होता है, डाइवोर्स केस में पत्नी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन भी लगा देती है। कई जगह ऐसा भी होता है कि सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमनी के लिए एप्लीकेशन होती है और साथ ही साथ 125 सीआरपीसी या डीवी में भी मेंटेनेंस मांगा गया होता है। तो दोस्तों ऐसे मामलों में इस प्रकार के निर्णय बहुत काम आ सकते हैं। तो इसलिए आप इस प्रकार के निर्णयों को संभाल के रखिए, कॉपी और डाउनलोड करके रखिए। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको और आपके वकील साहब को लगता है कि ये जजमेंट आपके मामले में यूज हो सकता है तो उसको वहां पर यूज कीजिए। बाकी दोस्तों दोनों ही चीजें हैं, कहने का मतलब कहीं पत्नी के साथ भी गलत होता है, कहीं पति के साथ भी गलत होता है। अब ये तो बिल्कुल साफ है आज के समय पे, मैं ही नहीं पूरा डेटा ये कहता है कि भाई 80% फॉल्स केसेज आ रहे हैं। और हम लोग भी चूंकि इन केसेज में डील करते हैं तो हमारे पास जितने केसेज आते हैं उनमें मैक्सिमम वही होते हैं जिसमें फॉल्स एलिगेशन, फैब्रिकेटेड एलिगेशन होते हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ केसेज ऐसे भी होते हैं जिनमें वास्तव में पत्नी प्रताड़ित होती है। मेरे खुद के पास कई सारे ऐसे केस हैं। एक पंजाब का केस है जहां पर पत्नी को घर से निकाल दिया गया, उसका 10-12 साल का बच्चा भी छीन लिया गया और पति किसी नई लेडी के साथ बड़े आराम से खुल के रह रहा है और उस पत्नी के पास कुछ नहीं है, परेशान है और उसको कई सालों से पिछले अपना राइट तक नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे एक नहीं अनेकों मामले हैं जहां पर पत्नियां भी परेशान है। 20% तो कहने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो 20% में कितनी महिलाएं आती हैं अगर हम उसका अंदाजा लगाएं तो फिर ये आपको लगेगा कि बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जो वास्तव में प्रताड़ित हैं। अब इस चैनल पे चूंकि ज्यादातर बात होती है मैन के फेवर में, लेकिन वीडियो तो वो लोग भी देखती हैं, तो इसलिए उन लोगों को लगता है कि हम मैन के फेवर में हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग केवल गलत का विरोध करते हैं। जो चीज गलत हो रही है वो उसका विरोध करते हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ हो रही हो चाहे वो पुरुषों के साथ हो रही हो। लेकिन चूंकि आजकल पुरुषों के ऊपर ज्यादा प्रताड़ना हो रही है, उनके खिलाफ ज्यादा झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं, इसलिए वीडियोज की संख्या उनके फेवर में ज्यादा रहती है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं या गलत पुरुषों को सपोर्ट करते हैं। हम केवल गलत का विरोध करते हैं और सही को सपोर्ट करते हैं। बल्कि अभी कल मैंने एक वीडियो बनाया था सेक्शन 376 के ऊपर, तो उस पर एक कमेंट आता है कि सेक्शन 376 जैसी कोई बात ही नहीं होती। आजकल ऐसा होता ही नहीं कि शादी का झांसा देके दुराचार कर लिया जाए। मानता हूं अधिकतर मामलों में नहीं होता, लेकिन कुछ मामले भाई ऐसे होते भी हैं जहां पर लड़की को बहला फुसला करके साथ में रखा जाता है। लड़की अपनी कंसेंट से साथ में रह रही होती है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि सामने वाला लड़का उससे शादी करेगा। लेकिन जब उसका मन भर जाता है, उसका मन किसी और पर आ जाता है, तो वो उसको छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि इस देश के अंदर एक्चुअल रेप के मामले नहीं है। अगर आप एक्चुअल रेप के मामले कभी देखोगे ना तो रूह कांप जाएगी। इस प्रकार के मामले हमारे देश में होते हैं और हर रोज इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं जहां लड़कियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है रेप के बाद, और बहुत कुछ किया जाता है। निर्भया कांड भी हुआ था। इसके अलावा अपना हैदराबाद में भी देखा क्या हुआ था। तो कहने का मतलब हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, ठीक है हम फॉल्स केसेस की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ % मामले भाई सच्चे भी होते हैं जहां पर लड़की और उसके परिवार वाले भी हैरेस होते हैं। इसलिए दोस्तों हमें अपना दिमाग खोलना चाहिए, दायरा बढ़ाना चाहिए। बहुत कुंठित दिमाग से सोच करके, केवल जितनी हमारी सोच है वहां तक सोच करके काम नहीं करना है। हमें पूरे ब्रॉड दृष्टिकोण से देखना है। जब आप ब्रॉड दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप अपना भी भला सोचेंगे और दूसरे का भी भला सोचेंगे। अनावश्यक रूप से कमेंट में झगड़ेंगे नहीं। और मकसद केवल आप तक लीगल नॉलेज देने का है, ना कि किसी प्रकार से आपको भ्रमित करने का या किसी को सपोर्ट करने का या ना करने का। चैनल का मकसद है कि आप तक लीगल एजुकेशन पहुंचे, दैट्स इट। अब इसको किस प्रकार से आप देखते हो या आपकी अपनी सोच है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।